Hello everyone. Topic for the day is chapter 1 of civics for class 9th and the name is what is democracy, why democracy. कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है. ठीक है. तो बिफोर वी बिगिन एक चीज़ बता देती हूँ. सबसे मतलब आई विल गो अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स एंड देन डिस्कस सम जनरल थिंग्स एज वेल डेमोक्रेसी के ही बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होता क्या है. ठीक है. तो डेमोक्रेसी में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, बहुत मतलब 2-3 कंट्रीज़ के. उसके बाद आ रही है चीज़ वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. डिफाइन करेंगे डेमोक्रेसी को, बताऊंगी क्या होती है. पहले ये देखते हैं वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन क्यों करना है भाई. एक छोटी सी चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो व्हाट अ टेबल इज़. मुझे नहीं पता टेबल होती क्या है, मैंने कभी नहीं देखी, मैंने नाम नहीं सुना टेबल का, पता नहीं मुझे क्या चीज़ है ये. ठीक है. तो मैं कहीं पढ़ रही थी बैठ के, तो मेरे किसी रिश्तेदार ने आके बोला यार वाई डोंट यू स्टडी ऑन अ टेबल. तो मैं ऐसे कि टेबल क्या होती है, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है. ठीक है. कोई बात नहीं. तो उन्होंने मुझे जितना बताया कि भाई टेबल पे ना हम बैठ के पढ़ सकते हैं. मैंने कहा ओके. तो बैठ के तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं ना. एक्चुअली अपने दिमाग से मैंने सोचा कोई बात नहीं. उसके बाद मेरी किसी और से बात हुई, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तू पढ़ने के लिए टेबल ले ले. मैंने कहा अच्छा टेबल हुंदी क्या है भाई, क्या बोला टेबल. तो उसने बोला कि ना टेबल ना ऐसे सरफेस होता है सीधे सीधे, और आप उस पर अपनी बुक्स वगैरह रख के आराम से पढ़ सकते हो, और उसके साथ इनफैक्ट चेयर पे बैठोगे ना तो अच्छा रहेगा. 2 चीज़ें समझ आई मुझे अब कि एक तो सरफेस होता है और चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और दूसरा पढ़ने के लिए कोई चीज़ होती है. फिर मैं एक डॉक्टर से मिली, मेरे को कुछ बैक प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था गर्दन में. डॉक्टर ने भी बोला बेटे टेबल चेयर यूज़ करो. मैंने कहा अच्छा. तो अब जब मुझे पता ही नहीं है टेबल होता क्या है, तो उसके फीचर्स कितने ही पता चल जाए. फीचर्स ही तो हैं ये भाई. अगर बेसिक लैंग्वेज में हम देखेंगे तो ये फीचर्स ही तो हैं भाई. एक सरफेस होता है जिस पे हम पढ़ते हैं भाई. दिस कैन बी यूज टू स्टडी, है ना. तो ये फीचर्स ही तो हो गए इसके. एक्चुअली क्या होती है पता ही नहीं. तो इसीलिए हमें सबसे पहले डेमोक्रेसी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमें सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन होती क्या है, डिफ़ाइन क्यों करना है. तो डिफ़ाइन इसलिए करना है ताकि हमें एक्चुअल चीज़ क्या है वो पता चल जाए. व्हाट एक्चुअल आई थिंक इज़. डेफिनेशन में क्या होता है, उसके बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं चीज़ों के. उसका मेन पॉइंट आता है, उसकी नींव क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है, मतलब उसका फाउंडेशन क्या है किसी भी चीज़ का. उसी लिए हम इसी एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है. अब डिफ़ाइन करेंगे. देखो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बना है एक डेमोस क्रेटा, डेमोक्रेटिया, एंड दिस डेमोक्रेटिया इज़ अ ग्रीक वर्ड. डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल. क्रेटिया मीन्स रूल. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल. समझ आई बात. अब अगर मुझे डेफिनेशन बनानी हो, इसी से बना दूंगी मैं डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people. लोगों के द्वारा रूलर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग. अब देखो ये तो मुझे पता चल गया कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा रूल करना. रूल कैसे करेंगे लोग, सारे मिलके इकट्ठा रूल करेंगे ना. आप
कभी कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपनी इच्छा से सब लोग मिलकर एक लीडर को चुनते हैं ना कि भाई हाँ ये हमारा लीडर है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोग हैं, बेसिक चीज़ क्या है, लोग हैं यहाँ पे, और लोग क्या करेंगे, बेसिक क्या करना है हमने, मतलब इवेंचुअली क्या करना है, रूलर्स को इलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्शन, लोग वोट करेंगे इलेक्शन में, इलेक्शन का क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस प्रतिनिधि, एक्चुअल वर्ड प्रतिनिधि, कि आप इसको वोट दे रहे हो, इलेक्शन के थ्रू आप इसको वोट दे रहे हो, और ये क्या करेगा, ये आपके रूलर्स में जाएगा, ये आपकी गवर्नमेंट में जाएगा। अगर जीत गया तो गवर्नमेंट में जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के लिए काम करती है। अब डेमोक्रेसी के अगर तुम फीचर्स यहाँ से बनाने की कोशिश करो तो कैसे बनेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। फोर्थ हो जाएगा, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल। अब एक चीज़ बताओ, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ तक ठीक है, ये तो मतलब बेसिक चीज़ आएगी हर चीज़ में। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, डेफिनेशन हो गई, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब यहाँ से मैं डेफिनेशन चेंज करूँ, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, इलेक्ट होती है भाई पीपल के द्वारा, है ना, टू द पीपल, टू द पीपल मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए उत्तरदायी होती है, आंसरेबल होती है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करती है गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी से जो इलेक्टेड होगी। तो दिस डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, दिस वॉज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ठीक है, एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हो गया डेफिनेशन, क्यों डिफाइन करते हैं वो भी पता चल गया, है ना। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर थोड़ा सा देखो, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स अभी दो तीन तो मैंने आपको वहीं बताए, क्या, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है भाई, और इन विच वेयर गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल। ये तो हो गए बेसिक फीचर्स जो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, बनानी सीखे हैं अब आंसर्स, यू आर इन 9th क्लास, और आगे क्या होगा 10th में तो आपने खुद ही करना होता है, मतलब यू शुड डेवलप दिस हैबिट। अब एक चीज़ देखो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो डिसीजंस होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन बनना है, कोई भाई लॉकडाउन एक्सीड करना है कि नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो लोग पावर में है वो लोग डिसाइड करते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर must be with those elected by the people. All right. फिर दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन में सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन तरीके से हों। अभी आगे आप कुछ ऐसे कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी देखेंगे जो
एक जगह तो ये डिसाइडेड नहीं था कि कितने टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होने हैं, और एक जगह ये ऐसा भी कुछ होता था कि लोगों को ब्राइब किया जाता था कि ये ले तू आधा ले ले और वोट देनी है। इस तरीके की हरकत भी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब लोग अपने हिसाब से जिसको मन चाहे उसको वोट दें, सोच समझ कर। और एक होता है कॉन्सेप्ट आपका वन मैन वन वोट वन वैल्यू। इस बात को समझो, एक आदमी की एक ही वोट है और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। देखो, एवरी सिटीज़न इस एक वन मैन का मतलब हो जाएगा हर एक सिटीज़न, एवरी सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके पास एक वोट होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी है, वो एक टीचर है, वो एक प्रोफेसर है, वो एक रिक्शा वाला है, वो एक डॉक्टर है, कोई भी है, सबकी एक वोट होगी। एक एक वोट दे के आए हैं सब, और वैल्यू उनकी एक वोट जो है ना वो एक ही काउंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि प्रोफेसर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, रिक्शा वाला कम पढ़ा लिखा होता है तो उसकी वोट को हाफ कर दो, इसकी डेढ़ कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक की वोट एक होगी और उसकी वैल्यू भी एक ही काउंट होगी। फिर दे हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने फॉलो करना होता है। अच्छा, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, वी कैन से दिस भाई, दिस इज ऑल्सो फीचर, है ना। फिर डेमोक्रेसी ट्रीट्स एवरीवन इक्वल, एवरी सिटीजन इक्वली, है ना। वन लॉ फॉर द कंट्री, लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है कंट्री के अंदर। तो इस तरीके से क्या है, हम बहुत सारे अपने फीचर्स जो हैं वो बना सकते हैं खुद से भी। ठीक है, अच्छा फिर है बेटे एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, दिस इज योर NCERT, I am taking this one person one vote one value, this I have already told you। देखो, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब पॉलिटिकली सब लोग इक्वल हैं। पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स के अंदर। दिस गिव्स थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। एक आदमी की एक वोट होगी और एक वोट का एक वैल्यू होगा। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। जो लोग पावर में हैं, जो लोग मतलब अभी जीते हुए हैं, 5 साल के लिए जो रूल कर रहे हैं कंट्री के अंदर, वो इलेक्शन जीतने मतलब इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो हो सकता है वो हार भी जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के इलेक्शंस हमें होने चाहिए। सी दिस इज़ द एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में चाइना जो है, चाइना के मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक ही पार्टी होती है और इसी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, और छोटी पार्टीज़ जो हैं वो अलाउड नहीं होती कि भाई तुम इलेक्शन में आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। देन देयर इज़ अ कंट्री नोन एज मैक्सिको। मैक्सिको में क्या होता है, वो हर एक 6 साल के अंदर अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, देखो PRIs, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टीज़। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। क्यों? क्योंकि ये जो PRI है, ये जो पार्टी है, ये लोग कुछ गंदी ट्रिक्स लगाते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला जाता है, पार्टी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, टीचर्स को बोला जाता है कि उनके बच्चों को समझाओ, उनके पेरेंट्स को समझाओ कि वोट किसको देनी है, PRI को देनी है। मीडिया जो है इन सब एक्टिविटीज़ को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो और
और तो और जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, मतलब जहाँ हम वोट डालने जाते हैं, वो लास्ट मिनट में उठा के कहीं और ले जाएंगे कि भाई यहाँ हम नहीं डलवा रहे, यहाँ वोट डालनी है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। अब समझ आ गया? ओके। डेफिनेशन हो गई हमारी। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के अंदर काम होगा सारा कुछ, और राइट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपकी एक राइट है, अगर आप यू आर इक्वल इन राइट्स, तो वो चीज़ आपको मतलब दिखनी चाहिए, और वो चीज़ एक्चुअली होनी चाहिए। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड हो चुके हैं, वो ऐसा नहीं है अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेंगे। क्या होगा, उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक चीज़ है, वाई डेमोक्रेसी, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको बोलेंगे हम। डिबेटिंग में क्या होता है, एक होता है फॉर में, एक होता है अगेंस्ट में। फॉर का मतलब फेवर वाले, और अगेंस्ट का मतलब दुश्मनी इलाका। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देखो पहले। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारी। देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अगर कोई लिया जा रहा है तो उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। कैसे? क्योंकि लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब लोगों को उसमें पूछा जाता है, साइन चाहिए होते हैं। और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए पूरा एक प्रॉपर तरीका है, एक मेथड है। हमारी कंट्री है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे पास, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, और इन डिफरेंसेस को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं कि आप यहाँ के हैं तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप एक माइनॉरिटी से हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो एवरीवन इज़ इक्वल एंड वी कंसीडर डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। इज़्ज़त होती है हमारी सिटीजन्स की। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोल दे कि चलो अब निकल लो, अब दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, दिल्ली में हम रहेंगे, गवर्नमेंट के लोग रहेंगे बस, ऐसा नहीं होता है। और अगर कुछ हो जाए कहीं तो अपनी गलतियाँ भी गवर्नमेंट ठीक करती है, करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक्स। भाई अगर कोई मान लो कोई लॉ गलत बन गया या उसको टाइम के साथ अमेंडमेंट चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगेंस्ट में हम एक चीज़ ये रख सकते हैं कि ये जो है डेमोक्रेसी जो है, एक टाइमली इलेक्शन होता है, और 5 साल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फॉर अ गवर्नमेंट। तो टाइम लिमिटेशन हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि डिसीजन मेकिंग में टू मेनी पीपल टू बी कंसल्टेड, एक ढेर आदमियों को इसमें कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिर जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, मे नॉट नो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ पीपल। भैया आपने मुझे लीडर बना दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली आप लोग क्या चाहते हैं, तो वो लीडर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना फिर। और करप्शन, ये तो भाई होना चाहिए, ये तो बढ़िया बात है, करप्शन के बिना कैसे कुछ ठीक चल जाए। तो दिस इज़ ऑल फेवर एंड अगेंस्ट वाली चीज़ें। उसके बाद है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी के अंदर हम लोग, ब्रॉड मीनिंग क्या होगा, एग्जाम्पल देती हूँ तब समझ आएगा। ब्रॉड मीनिंग में ये होता है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, तो कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इतना गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपना छोटा काम करके भी अपना पेट भर सकें।
और जितने सिटीजन्स हैं वो वोट डालें, वो इलेक्ट करें, और मेजॉरिटी को ये अधिकार हो कि भाई सबसे ज़्यादा जिसके वोट आए हैं वो मेजॉरिटी जो है वही पार्टी जो है जीतेगी। ठीक है। तो एक यहाँ पर एक बिट टर्म है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता था कि आप सब एक जगह बैठ गए हैं और आप वहाँ बैठकर आपने एक अपना लीडर डिसाइड कर लिया कि भाई दिस विल बी आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा लीडर है। लेकिन ये अब यहाँ प्रैक्टिस क्यों नहीं होता है? इंडिया में प्रैक्टिस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एक तो इतने सारी पब्लिक है हमारी, दूसरी हम 3 आदमी किसी एक बात पर मतलब नहीं रुक सकते, हम रुकते ही नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर इंडिया। अपना अलग अलग जाओ, वोट डाल के आओ, बाद में गिन लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन्स होती हैं। ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल। थैंक यू for watching the video. Thank you for subscribing the channel. Bye bye, टाटा, टेक केयर, ढंग से बढ़ ले।